अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न सी एस विद आफ्ताब। और हमारी कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की सीरीज़ है ये, जिसमें आज हम अपने ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। और चैप्टर नंबर 4 का ये फोर्थ लेक्चर है हमारा। और टॉपिक है हमारा जी आज का कॉन्स्टेंट्स एंड इट्स टाइप्स। अच्छा जी, हम थोड़ी सी इसकी बेसिक्स पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सादा से अंदाज के अंदर, सादा अंदाज में प्रीवियस टॉपिक्स को भी डिस्कस करने का मेन मकसद ये है, स्टूडेंट्स को जो है ये बात समझ में आए एक्चुअल के अंदर। क्योंकि जब उनको समझ में आ जाएगा तो उनके लिए चीज़ों को लिखना ज़्यादा आसान होगा। और मैं इस बात को ये समझता हूँ कि चीज़ें आपको कंप्यूटर साइंस में रट्टा नहीं लगानी चाहिए, आपको उसको प्रॉपरली समझना चाहिए। और जब आप समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ों को लिखना वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। सिंपली जो चीज़ें हमने अभी लिखी हैं हम एज इट इज़ उनको समझते हैं। ईच लैंग्वेज हैज अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर सेट्स। हर लैंग्वेज है उसको कुछ बेसिक सेट्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, जिनको आप कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। सिमिलरली इन सी लैंग्वेज वी हैव अ कैरेक्टर सेट दैट इंक्लूड्स। सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास कुछ कैरेक्टर सेट्स हैं जिनके अंदर हम शामिल होने वाली जो चीज़ें हैं। पहले तो आते हैं जी अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक आपके अपर केस में होते हैं और एक आपके लोअर केस में होते हैं। हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर हाईलाइट करके लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हम उनको थोड़ा सा समझा दें। भाई सादा अल्फाज के अंदर जो बड़ी ए बी सी होती है, यानी कि अगर मैं ए बी सी, सॉरी क्या स्लो कौन था, अच्छा जी, अब ए बी सी हमने लिखा, इसको आप कहेंगे अपर केस। ठीक है जी। फिर हमारे पास अगर आता है सी बी सी, ठीक है, ये हमारे पास आता है जी लोअर केस। अच्छा जी, अगर मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाता है सेवन केस। ठीक है जी। तीन तरह के केसेस होते हैं। जनरली अभी आपके जो कोर्स का हिस्सा है वो सिर्फ हमारे पास अपर एंड लोअर केस है। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड सो ऑन टू टिल जेड, ये सारे के सारे हमारे पास अल्फाबेट्स अगर तो बड़ी एबीसी में लिखे गए हैं तो आपके पास अपर केस है, और अगर आपके पास वो छोटी एबीसी के अंदर लिखे गए हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं जी, लोअर केस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी डिजिट्स। भाई डिजिट्स जो होते हैं, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं भाई वो शुरू होते हैं जीरो से। ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, दैट्स इट। यहाँ तक आपके पास सारे डिजिट्स हैं। आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, इवन के मैथ्स में भी आप देखें, इसके बाद जितनी भी वैल्यूज है, लाइक 10 है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो। ठीक, तो फिर वो 10 बनता है। 11 है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वन, दैट मेक्स 11। ओके। सो हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यूज हैं वो शुरू होती हैं जीरो से टिल नाइन तक। तो जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे जीरो से नाइन तक हैं, उसके आगे कोई और कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। उसके सॉरी, इतने ही डिजिट्स हैं, उसके बाद बाकी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे जीरो और नाइन के दरमियान में आने वाले या इन तक आने वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनने के बाद सारी वैल्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल सैम्पल्स। स्पेशल सैम्पल्स के अंदर हमारे पास देखें, यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल कोटेशन है, यहाँ पर फिर हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट द रेट है, हैश है, मॉड्यूलस साइन है, फिर एंड है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर हमारे पास जो है पेरेंथेसिस आ जाती हैं, ओपन और क्लोज, माइनस, प्लस, इक्वल्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, फिर बैक स्लैश आ जाता है, ब्रैकेट्स। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं जी, स्पेशल सिंबल्स कहलाती हैं। ठीक है, these alphabets, digits and the special symbols even combine in an allowable manner from form constants, variables and keywords। ठीक है भाई, सादा अल्फाज के अंदर समझें, ये जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, तो भाई उससे कौन आपके कॉन्स्टेंट्स भी बनते हैं, वेरिएबल्स भी बनते हैं, कीवर्ड्स भी बनते हैं। बट आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात डिस्कस की थी,
और वो बात ये डिस्कस की थी कि मेरे भाई आपको एक वर्ड याद रखना है और उस वर्ड को फॉलो करते हुए आपको बाकी सारे काम करने हैं, एंड दैट वर्ड वाज सिंटैक्स। क्लियर? सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स ऑलमोस्ट each programming language has, obviously that is definite कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है, आपको उस सिंटैक्स को फॉलो करना है, एंड देन आपको उस सारे रूल्स को अप्लाई करते जाना है। आप जो है लॉजिक जो है बयान करना चाहते हैं वो उससे बना सकते हैं, बट यू मस्ट हैव टू फॉलो द सिंटैक्स, द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आप वो देखते हैं जी। पॉसिबली यहाँ तक, सॉरी, होपफुली यू क्लियर टिल दैट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। भाई बहुत आसान है, आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि इट इज़ वेरी टफ और इसको करना बहुत मुश्किल है। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है। वो सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत मुश्किल है, मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई कुछ भी मुश्किल नहीं, आपको सिर्फ फोकस्ड होके समझना है। और मैंने इसको इतने सादा अल्फाज में चीज़ों को बयान किया है और आई विल ट्राई कि इसको और मैं बेहतर से बेहतर करता चला जाऊं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आए, आसान लगे आपको, और आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकें। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या है मेरे भाई। कॉन्स्टेंट दीज वैल्यू दैट कांट बी सॉरी, यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पे मिसिंग है, एग्जैक्टली यहाँ पे these value that can't be changed by the program ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक वैल्यू है तो इट वुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे। मेरे ख्याल से हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी यही बात डिस्कस की है कि हम जब बात कर रहे होंगे तो हम उसमें सॉरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें करके देखेंगे, और इंशाल्लाह हम वो भी लेक्चर एक प्रॉपर रखेंगे जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो जाएंगी, ताकि आपको ये टॉपिक्स याद करने के साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो जाए। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट की वैल्यूज, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है ये चेंज नहीं की जा सकती। जो वैल्यू आपने एक दफ़ा इसकी डिक्लेयर कर दी है इट वुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम द वैल्यू विल बी सेम विच हैज बीन डिक्लेयर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नंबर वन पे है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स, और फिर आते हैं जी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं दीज आर द वैल्यू विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। भाई सिंपल सी बात है, आपको अगर याद हो या आप इसको ये समझने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर 3.14 ये जो पॉइंट की वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये अवेलेबल नहीं होती किसमें, इंटीजर कांस्टेंट में। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई आई एन टी की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू है, मैं कहता हूँ एक्स इक्वल्स 10। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू है 10, इसमें किसी भी तरह का पॉइंट नहीं है। सो हम पहले ये बात इसको नहीं लिखेंगे, तो ये जो बात है इंट वाली, इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी तरह के हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं y इक्वल्स 10.01। तो अब जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी कौन सी वैल्यू है? ये एक्चुअली हमारी रियल कांस्टेंट है जिसको आप फ्लोट कहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से है। ये थोड़ी सी चीजें अभी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सारी की सारी चीजें जो हैं वो समझना और आसान हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि इंटीजर कांस्टेंट कौन सी वैल्यूज होती हैं। दीज आर द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ऐसी वैल्यूज जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। और उनकी मिसाल जो है हमारे पास ये है, जैसे कि 7 1 2 5 6 30 10 -54, ओके, -2 3 4 9 एक्सेट्रा, और इस तरह की वैल्यूज। ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, डज नॉट मैटर। बट पॉइंट ये है कि इसमें किसी भी तरह का डेसिमल पॉइंट नहीं होगा।
रियल कांस्टेंट आपकी वो वाली वैल्यूज होती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, एग्जैक्टली जैसे 3 के बाद पॉइंट की वैल्यू आ रही है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ये है इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो ये आपके रियल कांस्टेंट्स होंगे। और फिर उसके बाद 75.0, तो ये जो वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो इसको क्या करवा रही है रियल कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट होते हैं वो हमारे पास एक्चुअली दूसरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स भी उनको कह सकते हैं आप। 33.33, और फिर हमारे पास आता है -79.4, यानी कि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यूज होती हैं। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? करेक्टर कॉन्स्टेंट्स भाई, एनी सिंगल स्मॉल केस कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर, डिजिट, punctuation mark, special symbol enclosed within single quotation is considered character constant। भाई किसी भी तरह की वैल्यू, आपका अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है, वो डिजिट आपको याद होगा, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की थी, 0 से लेकर 9 तक, या इनमें से किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है। यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने एक ये वैल्यू की बात की थी, ये मैं कहता हूँ 3.14। अब जो ये वैल्यू है ये मेरे भाई अभी तक रियल कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो मेरे भाई ये रियल कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट विल बी करेक्टर कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू, लाइक हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये है, ये एक हमारे पास स्पेशल क्या है, स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिंगल कोटेशन में लिख देंगे तो ये करेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बताने का मकसद है कि कोई भी वैल्यू जो कि आपके सिंगल कोटेशन में आ जाती है वो आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन है, आप उसके ऊपर टेक्स्ट भी ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। उसके बाद मिसाल के तौर पर एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी है कि अगर हमारे पास एक 9 है जो कि सिंगल कोटेशन में है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ए डिजिट यूज्ड एज एन इंटीजर कांस्टेंट, देयरफॉर 9 वी कैन ऐड टू इंटीजर कांस्टेंट बट कैन नॉट ऐड कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ओके। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई 9 + 9 = 18, एग्जैक्टली भाई यही आंसर है, 9 × 9 बराबर क्या होगा, 18, ठीक है। लेकिन अगर इस 9 के ऊपर मैंने सिंगल कोटेशन लिख दिया तो वो कभी भी 18 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास छोटी सी कह लें कि एक्टिविटी है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास इंटीजर हैं, कौन से रियल कांस्टेंट्स हैं, सॉरी रियल हमारे पास वो हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन सी हैं, कौन सी हमारे पास करेक्टर वाली वैल्यूज हैं, करेक्टर कांस्टेंट्स वाली। तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से नंबर दिए गए होंगे, इस तरह से वैल्यूज दी गई होंगे, और हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये 12 है तो इट मीन्स ये इंटीजर है, इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं है। ये 1.2 है तो ये हमारे पास रियल है। ये हमारे पास स्पेशल सिंबल है, इसको सिंगल कोटेशन में किया गया है तो ये करेक्टर है। नेगेटिव में है लेकिन कोई फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें एक सिंपल है कि वो टीचर है, इसमें देखे हैं तो ये रियल है, और इसमें सिंगल कोटेशन में है तो ये करेक्टर है। -12.3, ये भी रियल हो गया, इसमें डेसिमल पॉइंट के बगैर है तो ये हमारे पास इंटीजर है। 40.0, तो ये भी हमारे पास रियल आ गया, और ये बैक स्लैश जो है ये हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो ये भी हमारे पास करेक्टर में है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अभी तक किसी भी लेक्चर के अंदर है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करें, बिकॉज इंसान जितने सवाल पूछता है उतना ही बेहतर सीखता है। अपना भी ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब लर्न CS with आफ्ताब। थैंक यू वेरी मच।